हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 5th के इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले और प्रोग्राम कोर्स के रूप में जिन्होंने इकोनॉमिक्स रखे हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग इंडेक्स नंबर सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे जो स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। तो हम लोगों ने इंडेक्स नंबर का एक क्लास पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग सूचकांक की परिभाषाएं, अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके महत्व, इसके सीमाओं को पढ़े थे। यानी कि थ्योरी पोर्शन को हमने पढ़ने का प्रयास किए, जानने का प्रयास किए पिछले क्लास में। आज हम जानेंगे इसका मेथड क्या है, ये किस ढंग से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए जानते हैं किन किन मेथड से किया जाता है। तो सबसे पहले इसका दो भागों में इसे बांटा जा सकता है। एक को साधारण मेथड और दूसरा भारित मेथड। यानी कि साधारण मेथड या भार रहित कह सकते हैं इसे, और दूसरा भारित। उसके बाद साधारण मेथड को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है साधारण सामूहिक विधि और दूसरा है साधारण कीमत अनुपात की औसत विधि। उसी तरह भारित विधि को दो भागों में भी बांटा जा सकता है, भारित सामूहिक विधि और भारित कीमत अनुपातों की औसत विधि। आइए हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करके, इसका मेथड को क्या क्या है और किन किन लोगों ने मेथड का इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने अभी देखे कि इसे दो भागों में भार रहित विधि और भारित विधि में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग भारित विधि को देखने के लिए या अनवेटेड मेथड को जानने का प्रयास करेंगे। जब भार ध्यान में ना रखे जाए तो इसे भार रहित ढंग कहते हैं। इस तरह के नियम दो प्रकार के होते हैं, साधारण सामूहिक विधि और दूसरा कीमत अनुपातों की औसत विधि। तो पहला है साधारण सामूहिक विधि। इसके अंतर्गत इसको सरल ढंग से ये कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें वर्तमान वर्ष की विभिन्न वस्तुओं की कीमतों को आधार वर्ष की विभिन्न वस्तुओं की कीमतों की एक दूसरे की रेशियो निकाला जाता है। वर्तमान वर्ष की विभिन्न वस्तुओं की कीमतों को क्या किया जाता है, आधार वर्ष के विभिन्न वस्तुओं की कीमतों से भाग दे दिया जाता है और 100 से मल्टीपल कर दिया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ इन्होंने P01 यानी कि ये जो है साधारण सामूहिक विधि को प्रकट करता है। ये जो है इंडेक्स नंबर की विधि को प्रकट करता है इसे। और उसके बाद समेशन ऑफ P1 जो है फार्मूला में, वो क्या कहता है, ये ये चालू वर्ष को बतलाता है, ये चालू वर्ष को बतलाता है। और समेशन ऑफ P0 जो है ये आधार वर्ष को बताता है। ये आधार वर्ष को बतलाता है। तो और इसे मल्टीपल कर देते हैं 100 से। देख लीजिए, यहाँ वर्तमान वर्ष की कीमत सूचकांक को बतला रहा था, किसमें कौन बतलाता है, P01। ये P01 है, ये वर्तमान वर्ष की कीमत सूचकांक दिखलाता है। समेशन ऑफ P1 जो है वो विभिन्न वस्तुओं की वर्तमान वर्ष की कीमत के जोड़ है। समेशन मतलब जोड़ होता है, P1 मतलब वर्तमान वर्ष, चालू वर्ष की, और P0 जो है वो आधार वर्ष को माना गया है और समेशन मतलब जोड़ होता है। तो यानी कि इससे जो है ये जो है क्या है, आधार वर्ष का विभिन्न वस्तुओं का कीमतों का जोड़। इसी एग्जाम्पल से हम एक कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये समंक दिया हुआ है, ये वस्तु ABCD दिया हुआ है। इसमें कीमत दिया है 1998 का और कीमत 2001 का। तो ये हम 98 को कीमत आधार वर्ष मान लेंगे, 98 को आधार वर्ष मान लेते हैं। ये आधार वर्ष का कीमत देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद ये चालू वर्ष का क्या है, 55, 80, 40, 50 ये दिया हुआ
है। अब देखिए इसको इस चार्ट में हल करके देख लीजिए, ABCD ये तो वस्तुएं हैं। अब कीमत यहाँ आधार वर्ष का देख लीजिए, इस आधार वर्ष को हम यहाँ ले लिए, देखिए समेसन ऑफ P0 बराबर कितना, इसे जोड़ दिए तो कितना आ गया 150। और अब यहाँ चालू वर्ष को ले लिए, चालू वर्ष का समेसन ऑफ P1 किए तो कितना जोड़ दिए इसको, तो क्या ना 225 आ गया। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, फार्मूले पर पुट कर देना। ये है आपका फार्मूला, इसमें पुट कर दीजिए तो ये निकल के आ गया। ये हमारा सूचकांक निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ये देख लीजिए, इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे ना तो इतना ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। आप कैलकुलेट करके हमको नहीं कहिएगा, देख लीजिए, नहीं तो देख लीजिए 0 यहाँ से उठा 0 यहाँ से उड़ा दीजिए, 1 0 है ना। अब देख लीजिए, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये 0 और ये 0 उड़ा दीजिए। अब क्या बचा, 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बार आ जाएगा, 15 बार में जाएगा, 15 × 10 कर दीजिए, मल्टीपल हो जाएगा, ये निकल जाएगा। अब देखिए साधारण सामूहिक विधि का सीमाएं, इसमें लिमिटेशन इसका जो है ये है कि यह ऊंची कीमत वाली वस्तुओं को अधिक महत्व देता है, यह ऊंची कीमत वाली वस्तुओं को अधिक देता है। और इसका दूसरा सीमाएं क्या है, गणना करते समय भार का ध्यान नहीं रखा जाता है। अब दूसरा विधि है इसमें साधारण कीमत अनुपात की विधि, इसमें कुछ नहीं किया जाता है। इसमें देख लीजिए जो प्राप्त कीमत अनुपात जो होता है उसमें जो चालू वर्ष और जो बेस ईयर होता है, दोनों ही मदों में जो दी हुई मद होते हैं उनको संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। नंबर ऑफ आइटम, यानी कि जो ऊपर में हम लोग जो कैलकुलेट किए उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि चालू वर्ष के कीमतों को चालू वर्ष के वस्तुओं की कीमतों को वर्तमान वर्ष की वस्तुओं की आधार वर्ष की वस्तुओं की कीमतों से भाग देकर 100 से मल्टीपल करके टोटल को AN से नंबर ऑफ आइटम से भाग दे दिया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल स्वरूप, यहाँ पे देख लीजिए, ये और ये हमें पहले भी दिया हुआ था, पहले दूसरे मेथड में पढ़े थे। उसको क्या करना है, बस इसका ये निकाल लेना है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए P1 कौन है, ये है, P0 ये है, P1 ये है, यानी कि P1 आपका ये हो गया और P0 ये हो गया, तो P निकल जाएगा। देख लीजिए यहाँ से इस फॉर्मूला पर पुट करते जाइए, वही फॉर्मूला पर सबको पुट करते जाइए, यानी कि ये का निकालना हो तो 80/60 × 100, देख लीजिए। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 0.3 ऐसे आ जा रहा है। अब 10 से मल्टीपल कर देंगे तो 13.33 आ जाएगा, ये आ जाएगा। दूसरा है B का निकालना हो तो 70/50 × 100। अब देखिए 50 से 100 को कर दिए, 2 7 दूना 14, 140 आ जाता है, देख लीजिए। C का निकालना हो तो क्या करना, 90/100 × 100 काट दीजिए, 90 आ जाएगा। D का निकालना हो तो 115/105 × 100 कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये निकल के आपका आ जाता है। तो ये आपका निकल के आ गया। अब क्या करना है, समेसन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फार्मूला जो मांगता है उसी चीज़ को देना। समेसन मांग रहा है तो समेसन निकालिए, इसका सबको योग कर दीजिए। समेसन मेरा यहाँ निकल के आ गया। अब नंबर ऑफ आइटम काउंट कर लीजिए, कितना है यहाँ नंबर ऑफ आइटम, देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ आइटम 5 है, तो 5 से देखिए भाग दे दिए, जो है ये आंसर आ गया आपका। ये आपका आंसर आ गया।
ये आपका आंसर निकल के आ गया 5 से भाग देने के बाद। अब एक और फार्मूला है कि आधार वर्ष 1 को लेना है और 2 आपका वर्तमान वर्ष रहेगा। देखिए निम्न कीमतों में 1996 को आधार वर्ष मानकर 1997 तथा 98 के लिए कीमत अनुपातों की औसत विधि का प्रयोग के से माध्य द्वारा कीमत सूचकांक ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वस्तु दिया है, आधार वर्ष ये है यानी कि बेस ईयर ये है और ये है करंट ईयर, दोनों ये करंट ईयर दिया हुआ है। देख लीजिए अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए अब स्पष्ट करिए कि आधार वर्ष स्पष्ट कीजिए कि यहाँ बेस ईयर हमारा कौन है 1960। देख लीजिए यहाँ पे बेस ईयर है, ये बेस ईयर है। अब क्या करना है कि बेस ईयर इसको मानते हुए इसका अलग 1997 का अलग निकालना है और 1998 का अलग निकालना है। तो देखिए बेस ईयर यानी कि ये का निकालना है, अगर इसका निकालना हो तो क्या करेंगे यानी कि 97 का निकालेंगे। जब ये का वैल्यू तक क्या निकलेगा 24/12 × 100, 2 बार में कट जाएगा बराबर 200। देख लीजिए आ गया यहाँ 200। दूसरा क्या है 30/18, ये 13/18 × 100 कर दीजिए, इसको काट कूट कर दीजिए, जो आएगा इतना आ जाएगा, मतलब कैलकुलेट कर दीजिए, ये निकल गया। अब दूसरा क्या है मतलब ये निकाल करके इसका समेशन निकाल लीजिए, इसको निकाल करके इसका समेशन निकाल के दूसरा इस फॉर्मूला पर भी पुट कर दीजिए, यानी कि करंट ईयर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा P2 हो जाएगा करंट ईयर और P0 ये हो जाएगा बेस ईयर। तो यहाँ पे क्या है देख लीजिए, एक निकाल के हम दिखा देते हैं 60/12 × 100। 60 कहाँ से लिए, देखिए 60 यहाँ ले लिए करंट ईयर और बेस ईयर ये ले लिए। अब देखिए 12×5 = 60 बराबर 5 × 100 = कितना हो गया 500 आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। अब निकाल के इसको सब कैलकुलेट जो ऐड कर दीजिए, इसको जो निकला इसको एक दूसरे को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ ये प्राप्त हो गया, यानी कि यहाँ समेशन ऑफ P1 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये निकल गया और यहाँ ये वाला निकल गया। यहाँ पे देख लीजिए 1998 का ये है। तो ठीक नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना सबको। देख लीजिए नंबर ऑफ आइटम से भाग, यहाँ भी देखिए छूटा हुआ है, देख लीजिए ये नंबर ऑफ आइटम यहाँ होगा, n से भाग देना है। तो यहाँ भाग दे देंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि इतना को 5 से भाग दे देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा और इतना को 5 से भाग दे देंगे तो ये प्राप्त हो जाता है। मतलब ये बेस ईयर अगर 3 साल का निकालना हो, किसी एक को बेस ईयर माना जाए तो उस तरह भी निकाल सकते हैं। ये था हमारा साधारण विधि। अब देखते हैं कीमत अनुपात की साधारण औसत विधि के गुण और दोष क्या है। इसमें गुण क्या है, कीमत अनुपातों को लेकर यह ढंग सभी मदों को समान महत्व देता है, इसका गुण है। यह विधि निरपेक्ष कीमतों की अवहेलना करती है जो बहुत अधिक अथवा कम हो सकती है। इसका अवगुण किसमें है, यह भारों का अवहेलना किया है। दूसरा है उचित औसत का चुनाव में समस्या पैदा करता है। अब भारित विधि को कहते हैं, देख लेते हैं। भारित विधि इस ढंग के विभिन्न मदों को भार दिए जाते हैं जो कि भौतिक अथवा मूल्य में हो सकते हैं। भौतिक भार मात्राओं में व्यक्त किए जाते हैं जब मूल्य भार कीमत तथा मांग का गुणनफल होते हैं। यह ढंग भी निम्न 2 प्रकार के होते हैं। जो भारित विधि है इसे भी 2 तरीका, भारित सामूहिक विधि और भारित कीमत सापेक्ष औसत विधि, मतलब इसमें भी एवरेज विधि का प्रयोग किया गया है। आइए भारित सामूहिक विधि को देखते हैं। पहले भारित सामूहिक विधि में 6 अर्थशास्त्रियों ने 6 लोगों ने अलग अलग तरीके दिए, इसलिए इन सूचकांक की गणना के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न भारित सूचकांक का प्रयोग किया है। इन सूत्रों में से महत्वपूर्ण सूत्र है, पहला लास्फेयर विधि, दूसरा पाश्चे विधि, तीसरा डार्विन बाउली विधि, चौथा फिशर आदर्श विधि, मार्शल एजवर्थ विधि, उसके बाद कैली विधि।
आइए इन सभी विधियों को जानने का कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या विधि दी है। लास्फेयर विधि में क्या है कि इन्होंने आधार वर्ष को Q0 से माना। वहाँ हम लोग क्या पढ़े थे, आधार वर्ष को P0 मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ इस लास्फेयर ने Q0 से इसे डिनोट किया, जिसके लिए निम्न सूत्र है। और बाकी करंट ईयर को P0 ही रहा, P1 ही माना, यानी कि करंट चालू वर्ष को, वर्तमान वर्ष को C को जो है इन्होंने P1 माना, और बेस ईयर को क्या माना, देख ली, करंट ईयर को इन्होंने P1 माना और बेस ईयर को इन्होंने क्या माना, Q0। तो इस आधार पर इन्होंने दिया कि सूचकांक निकालने के लिए समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 बटे समेशन ऑफ P1 होगा और Q0 होगा इंटू 100। इन्होंने चालू वर्ष की कीमत तथा चालू वर्ष की वस्तुओं की मात्रा के गुणनफल का योग P1 Q1 से डिनोट किया। इन्होंने जो है वह चालू वर्ष को, प्राइस को P1, चालू वर्ष के क्वांटिटी को Q1 बोला, और बटे इसका समेशन यानी कि इन दोनों को मल्टीपल, और इन्होंने बोले कि बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर का क्वांटिटी मल्टीपल करके और टोटल को 100 से हम मल्टीपल कर देंगे तो ये हमें पार्शली विधि निकल के आ जाएगा। उसके बाद डार्विस तथा बाउले ने बतलाया कि ये L+P सूचकांक के निर्माणों के लिए इस विधि के आधार वर्ष तथा चालू वर्ष दोनों को सामने रखा जाता है। यह ढंग लास्फेयर तथा पाश्चले विधि की औसत होती है। आप पाश्चले का हम लोग नहीं देखे हैं ना, पाश्चले का यहाँ पे है, पाश्चले विधि में यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने बतलाया कि चालू वर्ष की कीमतों तथा चालू वर्ष की वस्तुओं की मात्रा के गुणनफल का जोड़, यानी कि चालू वर्ष की कीमत और उसकी मात्रा जो है, इसको समेशन ऑफ P1 Q1 बटे समेशन ऑफ P0 Q1 से इन्होंने आधार वर्ष की कीमत को चालू वर्ष की कीमत से जो इन्होंने मल्टीपल करके डिवाइड किया उनको, और 100 से मल्टीपल कर दिया। अब क्या है कि इसी के आधार पर डार्विस तथा बाउले ने एक विधि का प्रयोग किया जिसका जोड़ करके, मतलब इनका औसत, यानी कि लास्फेयर तथा पाश्चले विधि का औसत निकाल के 100 से मल्टीपल कर दिए, यानी कि इनका ही औसत होता है। देख लीजिए, ये रहा आपका लास्फेयर का विधि और ये रहा पाश्चले का विधि। ये लास्फेयर और पाश्चले का विधि का योग है, बटे 2 से भाग ले लिया, दोनों का विधि का 2 से डिवाइड कर दिए। देखिए 2 से डिवाइड किया हुआ है यहाँ और 100 से मल्टीपल कर दिया, यानी कि ये भी आप लिख सकते हैं लास्फेयर प्लस पाश्चले बटे 2 कर सकते हैं। इसका औसत निकाल दीजिए, आपका ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिशर की आदर्श विधि, फिशर का सूचकांक बनाने का सूत्र निम्न प्रकार है। इसने क्या किया, पाश्चले और लास्फेयर को मल्टीपल करके रूट ओवर कर दिए। इन्होंने क्या किया, ये देखिए लास्फेयर विधि और ये पाश्चले विधि, इन दोनों का मल्टीपल है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लास्फेयर गुने पाश्चले बटे नहीं करना है, इसे रूट ओवर कर दीजिए।
100 से मल्टीपल करना है इसको। देख लीजिए यहाँ 100 से मल्टीपल कर दिया, दोनों को मल्टीपल करके रूट ओवर करके 100 से गुना कर देना। बस इतना सा आप समझिए कि फिशर का जो विधि है वो क्या है, P01 यानी कि ये 0 बेस ईयर, ये करंट ईयर को बतलाता है, E1 इक्वल टू लास्ट फेयर इंटू पार्शले, ये रहा। उसके बाद मार्शल एवं एजवर्थ विधि जो आदर्श विधि माने जाते हैं, चालू वर्ष आधार वर्ष की कीमतों और मात्राओं को ध्यान में रखा जाता है इसके अंतर्गत। यहाँ पे देख लीजिए कि इन्होंने क्या किए कि अलग अलग से इन्होंने जोड़ निकाले इसका क्या किए, समेशन ऑफ प्राइस ऑफ करेंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर प्लस समेशन ऑफ प्राइस ऑफ करेंट ईयर और क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर बटे समेशन ऑफ प्राइस बेस ईयर और इनटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर प्लस समेशन ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर को इन्होंने मल्टीपल करके ये फॉर्मूला दिए। ये मार्शल एवं एजवर्थ का विधि है। उसके बाद कैली का भी विधि है। कैली ने भी एक निम्न सूत्र का प्रयोग किया जो ये है। इन्होंने क्या किया, बेस ईयर को सिर्फ क्यू, ये क्वांटिटी को सिर्फ क्यू से डिनोट किया, समेशन ऑफ P1 क्यू बटे समेशन ऑफ P0 क्यू इंटू 100 कर दिया। इस प्रकार से ये कैली है। तो यहाँ पर Q बराबर, जो Q बराबर लिखिए वो Q को कैसे डिनोट किए, इन्हें बेस ईयर का क्वांटिटी प्लस करेंट ईयर का क्वांटिटी बटे 2 करके ये Q निकाले। ये देखिए, यानी कि कह सकते हैं कि भावार्थ आधार वर्ष की मात्रा तथा चालू वर्ष की मात्रा की औसत है। इस विधि की स्थिर सामूहिक सूचकांक भी कहा जाता है। इस विधि को स्थिर सामूहिक सूचकांक भी कहा जाता है। इन सभी विधियों में फिशर का सूत्र जो रहा, फिशर का सूत्र रहा आदर्श स्वीकार किया गया, क्योंकि इसमें क्या था कि दोनों प्रकार के भार ध्यान में रखता है तथा सूचकांकों की गणना गुणोत्तर माध्य के आधार पर करते हैं। इसमें गुणोत्तर माध्य के आधार पर करते हैं। इसके अतिरिक्त समय उत्क्रमणीयता परीक्षण, टाइम रिवर्सल टेस्ट तथा उत्क्रमणीयता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी संतुष्ट करता है। आइए एक बना, इन सभी लोगों का विधि के माध्यम से हम बनाने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए। आपके पास यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, किसका किसका विधि से बनाना बोला है। देख लीजिए, लास्फेयर विधि, पार्शले विधि, बाउले विधि, फिशर के आदर्श विधि और मार्शल एजवर्थ विधि। यहाँ कैली विधि छोड़ के सभी विधियों से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे बेस ईयर दिया हुआ है, बेस ईयर का कीमत दिया हुआ है, बेस ईयर का मात्रा दिया हुआ है, चालू वर्ष का कीमत दिया हुआ है, यहाँ चालू वर्ष की मात्रा को दिया हुआ है। अब आइए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए हमने हल करने का प्रयास किए हैं। देखिए ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक, फॉर्मूला नहीं, ये हमारा डाटा दिया हुआ है। इसके माध्यम से हम P1, देखिए P1 Q0 निकालना है। P1 Q0 फार्मूला में आवश्यकता होता है। तो P1 Q0 यहाँ देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई 8 बचे 40 देख लीजिए, मल्टीपल कर दिए, 8 चौक 32 320 देख लीजिए, इसको मल्टीपल कर दिए, 10 छक 600, इसको 15 गुने 50 मल्टीपल करिए तो कितना आ जाएगा 750, और 20 गुने 20 करिए तो 400 आ जाता है। उसके बाद P0 Q0 करना है, देख लीजिए, इसको इसलिए कि फार्मूला में यही सब मांग होता है, फार्मूला के अनुसार मल्टीपल करना है। एक बार इसको इससे मल्टीपल कर दिए, एक बार इसको इससे मल्टीपल कर दिए, देख लीजिए ये दोनों का मल्टीपल ये आपका आ गया
देख लीजिए ये आ गया। एक बार हम इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, देख लीजिए, देख लीजिए ये आ गया 50 गुने 10 ये हो गया, 20 गुने 15 ये आ गया। अब क्या करना है, P0 Q0 भी करना है, P0 और Q1 करना है। P0 Q1 बचा है, देख लीजिए, एक बार इससे हो गया, एक बार इससे हो गया, एक बार इससे हो गया। अब किसका बचा है, P0 Q1 से, P0 Q1 इसको इससे बचा हुआ है, देख लीजिए। तो इसको भी हम कर लेते हैं, हम देख लीजिए यहाँ पे कर लीजिए 20 छक 20 से 5 चक 20 200 5 5 25 हो जाता है, देख लीजिए 50 गुने 5 250, 40 गुने 10 400, 20 गुने 15 इतना आ जाता है। अब सबको जोड़ लीजिए, इसको जो जितना भी हम मल्टीपल किए उसको ऐड कर दीजिए, ये ऐड कर दिए, ये ऐड कर दिए, तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया हमें, ये हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए सबका फॉर्मूला को यहाँ नोट कर दीजिए, लास्फेयर विधि को यहाँ ले आइए, लास्फेयर विधि में फॉर्मूला क्या था, ये था। तो इसमें देख लीजिए क्या मान था, इसका मान है और इसका मान है, इसको मला डिवाइड करके 100 से गुना कर दीजिए, ये आ गया। पार्शियल विधि में क्या मान है, देख लीजिए, पार्शियल विधि में क्या है आपका P1 Q1 समेशन ऑफ P1 Q1 क्या है यहाँ पे देख लीजिए, बटे कितना है इसका मान, इतना भाग देना है और 100 से गुना कर देना है, ये प्राप्त हो जाएगा। बाउले विधि में देख लीजिए अब क्या करना है कि यानी कि लास्फेयर और पार्शियल का जोड़ बटे 2 करना था, तो इन दोनों का जोड़ कितना आ गया देख लीजिए, ये ले लीजिए, बस कुछ नहीं करना, आपको पुट कर देना है। उसके बाद क्या करना था, फिशर एवं उसका आदर्श सूचकांक क्या था, पार्शियल और लास्फेयर का मल्टीपल कर देना था, यहाँ पार्शियल और यहाँ लास्फेयर का फॉर्मूला है, दोनों को रूट ओवर कर दीजिए, इंटू 100 यहाँ पर कर दिए हैं, आपका ये मिलके प्राप्त हो जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे तो। उसके बाद मार्शल एजवर्थ का में क्या था, ये इस फॉर्मूला का प्रयोग किया गया था, बस पुट कर दीजिए, सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं, ये मेरा तरीका था। अब हम समय उत्क्रम्यता परीक्षण तथा उत्क्रम्यता की परीक्षण के विधि को भी आगे क्लास में, अगला क्लास में जानेंगे। इसके जो प्रकार है उसके बारे में जानेंगे, इसके बनाने का जो तरीका है उसको जानेंगे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसका ख़त्म कर दें, ये सूचकांक का अंतिम क्लास हो, कोशिश करेंगे, लेकिन लंबा होगा, ये थोड़ा सा बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ऐसे नहीं पूछे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव्स में ये फार्मूला आपका इन सब का पूछा जा सकता है। और थ्योरी से तो क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन रहता है, इसलिए सभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।